अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में हम इस वक्त पार्लियामेंट हाउस से मौजूद हैं और आज की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। वो है कि पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 की मेजॉरिटी से जस्टिस याह्या अफरीदी को अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर दिया है और अगर उन्होंने नामजदगी कबूल कर ली तो 26 अक्टूबर की सुबह वो ऐवान सदर में सदर आसिफ जरदारी से हल्फ लेंगे। लेकिन क्या वो ये कबूल करेंगे या नहीं, इस सब पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको खबर का बता दें कि जो कमेटी थी, पीटीआई तो बाइकआउट कर चुकी थी। पीटीआई के वफद से स्पीकर कौमी असम्बली जो क्या नाम है, अयाज सादिक साहब, उन्होंने भी मुलाकात की लेकिन वो नहीं एग्री किए। और इसके अलावा ज़रा ये बताते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कॉल की थी असद कैसर साहब को, लेकिन पीटीआई एग्री नहीं की। तो अपोजिशन की तरफ से टेक्निकली इस कमेटी में अब और सिर्फ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा थे और बाकी 8 अरकान हुकूमत के थे। 4 नून लीग के जिसे कहते हैं एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, आज़म तारड़ साहब जो सेनेटर हैं, और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा। और इसी तरह पीपल्स पार्टी से नवीद कमर साहब, राजा परवेज़ शरीफ साहब और सेनेटर फ़ारूक अशनाइक साहब, और एमकेएम से राना अंसार। तो इस लिहाज से 8 लोग उनके पास पूरे थे, 8 वोट, और वही 2/3 मेजॉरिटी बनती थी। तो उस 2/3 मेजॉरिटी ने, इन 8 वोटों ने जस्टिस याह्या अफरीदी के हक में वोट दिया, जबकि जो कामरान मुर्तज़ा थे जो सेनेटर हैं, ज़रा बताते हैं कि उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए वोट किया कि आप उनको चीफ जस्टिस बनाएं। अब ये सब कुछ जिस तरह से अनफोल्ड हुआ, पहले से हुकूमती ज़राए तो यही दावा कर रहे थे, जो ख़ास तौर पे नून लीग के जो मौजूद हैं सिटिंग हुकूमत के लोग, वो हमें बता रहे थे कि हम जस्टिस मंसूर अली शाह पे जाएंगे किसी सूरत, जस्टिस या जिसे कहता है जस्टिस याह्या अफरीदी पे जाएंगे किसी सूरत में जस्टिस मंसूर अली शाह भेज दें। और फिर वो हल्के जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, उनके माउथ पीसीज हैं, वो भी हमें कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह नो वे इन एनी केस नहीं होंगे। इसकी मुतादिद वजूहत हैं, जिसमें से एक वजह ये भी है कि एक तो जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई बहुत ही ताकतवर शख्सियत मिलना चाहती थी, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने ज़रा बताते हैं कि उस मुलाकात से इनकार किया था और उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी पैगाम आप चाहते हैं डिलीवर या कुछ भी वटेवर, तो उसके लिए लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल मौजूद हैं, आप इनके ज़रिए वो कन्वे कर सकते हैं, लेकिन मैं मुलाकात नहीं करूँगा। दूसरी वजह यह है कि इस हुक्मरान इत्तेहाद और जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो ये जानती थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत पॉपुलर हैं जुडिशरी के अंदर, तो अगर वो चीफ जस्टिस बन गए तो वो तमाम जजेस को साथ मिला लेंगे और उस सूरत में वो हो सकता है ये जो आईनी तरमीम की गई है इसको ही उड़ा दें। उनमें ये कैपेसिटी है कि वो इस तरह से जजेस को साथ मिला सकते हैं। उनकी ये कैपेसिटी चीफ जस्टिस काजी फैसला, जब जस्टिस काजी फैसला होते थे, उनके खिलाफ रेफरेंस के दौर में देख ली गई थी कि उस बेंच में उन्होंने ही मनूवर करके चीफ जस्टिस काजी फैसला को बचाया था। लेकिन आज वो चीफ जस्टिस काजी फैसला के विक्टिम है। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी कंबर जैदी मौजूद हैं। इंतहाई माज़रत कंबर, आपको बहुत इंतजार कर रहा है। कंबर अपना बहुत ज़बरदस्त वीलॉग करते हैं, आप ज़रूर इनका चैनल सब्सक्राइब करें, इनके वीलॉग्स देखते हैं, बड़े अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीलॉग्स करते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। आज ये भी मेरे साथ पार्लियामेंट हाउस में मौजूद थे, हम कमेटी रूम के बाहर इंतज़ार करते रहे। कंबर, सरप्राइज़ हुआ या एज़ पर एक्सपेक्टेशन हुआ? थैंक यू असद, पहले तो बड़ा आपने काइंड मेरा इंट्रोडक्शन कराया। देखें असद, जो तमाम चीज़ें हुई हैं, जिस तरह से 26वीं तरमीम की गई, जिस तरह से रात के अंधेरे में ये डाका डाला गया, जिस तरह से फॉर्म 47 के लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए, पीछे सारी गेम एक चल रही थी। मखसूस नशस्तों का फ़ैसला था, मखसूस नशस्तें अगर मिल जाती तो यहाँ पे पीटीआई की अक्सरियत ज़्यादा हो जानी थी। तो वो तमाम को डॉट्स को कनेक्ट करें तो आपको एक चीज़ यकीनी हो जाएगी कि इन्हें किसी सूरत पे भी वो जज कबूल नहीं था जो इनके ताबे ना हो। तो उसको करने के लिए सारी गेम डाली गई। तो मैं बहुत हद तक कन्विंस था कि अगर ये तमाम मामला हुआ है तो मोस्ट प्रॉब्ली एक थ्योरी ये भी थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह को रिजेंटमेंट रोकने के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बना देंगे और आइनी बेंच का जो सरबराह है वो जस्टिस याह्या अफरीदी होंगे और सारी पावर्स जो हैं आइनी बेंच के सरबराह के पास ही होंगी। दूसरी ये थ्योरी भी है कि इससे पैरेलल सिस्टम होता है, अदालत में एक पैरेलल सिस्टम हो जाता है, एक चीफ जस्टिस है और फिर एक आइनी बेंच का सरबराह है। दूसरी थ्योरी ये है कि चीफ जस्टिस ही फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का भी हेड होगा, इससे पैरेलल सिस्टम को अवॉइड किया जा सकेगा। तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग यही थी कि ये जो है ना दोनों को निकालेंगे और इन्होंने की इस वजह से है। इन्हें जस्टिस मुनीब नहीं कबूल, इन्हें जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं कबूल और उसकी बड़ी वाज़ेह वजूहात हैं। लेकिन असद, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जस्टिस मंसूर अली शाह तकरीबन 8 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कवर कर रहा हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह के कैलिबर का जज राइट नाउ मैं समझता हूँ एशिया में नहीं है।
आप पाकिस्तान की अगर बात करें, आउट ऑफ द वे उनके फैसले हैं, किसी से वो इन्फ्लुएंस नहीं हुए। आप ये देखें कि इन लोगों के हक में भी उन्होंने फैसले दिए हैं, इस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए भी उन्होंने फैसले दिए हैं, तो वो कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं प्रैक्टिस एंड हुए। प्रोसीजर एक्ट में उन्होंने इस पार्लियामेंट के हक में फैसला दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो भुट्टो के के वो मर्डर केस में उसमें उन्होंने इनके हक में फैसला दिया। बेंच में शामिल थे, बिल्कुल। तो लाइक ही वाज वन। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कंबर, अगर मैं गलत अंडरस्टैंड कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप मेरी तस्दीक कीजिए, ठीक है? वो मुझे चीज़ें मन नहीं समझ आ रही होती कि क्या जस्टिस याह्या अफरीदी 13 जनवरी के फैसले के बेनिफिशरी नहीं कहलाएंगे? क्योंकि उस फैसले की सूरत वजह से एक मुतनाज़ा इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को। उस मुतनाज़ा इलेक्शन की सूरत में एक टेंटेड मैंडेट वाली, जिसके पर फॉर्म 47 की कंट्रोवर्सी का संगीन इल्ज़ाम है कि इनको फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहना के यहाँ पे बिठाया गया हुआ है, वो टेंटेड पार्लियामेंट, उस टेंटेड पार्लियामेंट में भी आपने लोगों को अगवा करके, लापता करके एक आईनी तरमीम पास करवाई, हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग करवा के एक आईनी तरमीम पास करवाई, और फिर उस पास हुई आईनी तरमीम के आप बेनिफिशरी बने। तो क्या मैं गलत समझ रहा हूँ या आप देखिए, लगता है कि हमने जस्टिस याह्या अफरीदी के जितने भी फैसले देखे हैं, वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द लाइन पे चलते हैं और अपना एक अलग से ही मौक़िफ़ पेश करते हैं, ना राइट साइड पे जाते हैं ना लेफ्ट पे, बल्कि एक इख्तिलाफी नोट लिख के कहते हैं कि आइन के मुताबिक, असूल के मुताबिक तो ये होना चाहिए। फिर सर, असूल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर आपने जैसे रूट कॉज बताई है कि रूट कॉज ये है कि बल्ला का आपने बल्ला छीना, उसके नतीजे में तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे उनके साथ ज्यादती तितर बितर हो गई। उसके बावजूद वो लोग जीत गए, उसके बावजूद आपने उनकी मखसूस नशस्तें रोकी, उसके बावजूद उनका एक वोट बैंक था जिसको जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो है उनका वोट बैंक ख़त्म करने की कोशिश की। दबाव के बावजूद पार्टी परफॉर्म करके आई है और उससे मखसूस नशस्तों के फैसले में भी ज्यादती हो रही है, और उसके बेनिफिशरी अगर जस्टिस याह्या अफरीदी बनने जा रहे हैं तो आप आइन और कानून की इतनी पासदारी करते हैं तो आपको ये बैकग्राउंड भी मालूम होना चाहिए कि आप किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं। तो ही शुड नॉट एक्सेप्ट दिस। अगर आइन और कॉन्स्टिट्यूशनल को देखें, आप इतना ही मिड ऑफ द लाइन पे चलते हैं कि आपने हर चीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करनी है, ना इधर होना है ना उधर होना है, तो सर ये तो फिर आप देखें ना आप किस तरह से बन रहे हैं, इसके बेनिफिशरी नहीं है इस तमाम मामले के। अगर आप ये समझते हैं कि आप इस तमाम मामले के बेनिफिशरी हैं तो सर उनको ये एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। और फिर इनके पास दो ही ऑप्शन होंगे, या मुनीब या जस्टिस मंसूर। और फिर अगर जस्टिस मंसूर के पास आते मैं इस पर आता हूँ। एक चीज़ और आप मुझे बताइए कि अगर आप इस सब के बेनिफिशरी कहलाएंगे, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब 17 सितंबर 2023 को उन्होंने हल्फ लिया, 13 जनवरी तक मीडिया का उनसे रोमांस रहा बरकरार, वो पूरी तरह बेनकाब 13 जनवरी की रात 11 बजे के बाद हुए जब बल्ले वाला डिसीजन दिया। और उसके बाद फिर उनके साथ जो मीडिया ने किया, ठीक है, आप भी उसका हिस्सा थे, हम भी सारे उसी का हिस्सा थे। उन्होंने हमें 8-10 माह, आपने फिर उनकी चीखें भी बेंच में सुनी, बिल्कुल ठीक है। वो किसी का थंबनेल डिस्कस करते थे, तो किसी को डॉलर उनका कहते थे, टोटल किसी फोकस को मीडिया किसी होता को था, बिकाऊ यूट्यूबर कहते कहते थे, किसी को यूट्यूबर, किसी को ये देखें मोबाइल भाग के यूट्यूबर चले गए, ये भैया। प्रोपोगेंडा करेंगे, इनको खरीदना आसान है, ये पैसे लेके बिक जाते हैं, ये मेरे खिलाफ प्रोपोगेंडा ठीक करते है, हैं। चीखते रहे बेंच में बैठ के, ठीक है। जिस हद तक चीखें मार सकते थे ना, वो उन्होंने मारी। इवन के सहाफ़ियों पर केसेस भी बनवाए, सब कुछ उन्होंने किया। आप पहले दिन ही चीफ जस्टिस काजी फाइज की कंटिन्यूटी बन के उस ऑफिस में एंटर होंगे कि आप एक कंट्रोवर्शियल तरीके से एक कंट्रोवर्शियल चीफ जस्टिस हैं, और आप ये बैगेज 13 जनवरी के फैसले का उठा के इस ऑफिस में दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि उस फैसले की वजह से सीनियर प्यूरी जज का रास्ता रोका गया है। और उनको जिसने बैक स्टैब किया है, अब सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फाइज नहीं, जस्टिस मंसूर अली शाह को बैक स्टैबर कहलाएंगे, जस्टिस याह्या अफरीदी भी बैक स्टैबर कहलाएंगे। सॉरी टू से, अगर वो ये हल्फ लेते हैं तो क्या जस्टिस याह्या अफरीदी चाहेंगे कि वो 3 साल इस बैगेज के साथ इस दफ्तर में बैठें? डू यू थिंक ही इज़ द काइंड ऑफ जज जो कहेंगे कि ठीक है, मुझे इख्तियार मिल रहा है, मुझे चीफ जस्टिस का दफ्तर मिल रहा है, बेशक मैंने बनना फिर भी था, लेकिन मुझे अभी मिल रहा है, मैं अभी से एंजॉय करूँगा? देखें जस्टिस याह्या अफरीदी को देखें, जो उनके फैसले बोलते हैं वो तो इसके बरअक्स है, लेकिन मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और वो अपना हल्फ उठाएंगे। इसके साथ एक मसला बहुत बड़ा जुड़ा, ये देखें तहरीक इंसाफ आज भी पार्लिमानी कमेटी में नहीं बैठी। दे हैव देयर ओन प्लान। उनका प्लान ये है कि 26वीं अमेंडमेंट में हमने वोट नहीं किया, हम किसी तौर भी इसको एक्सेप्ट करने नहीं जा रहे। व्हाट दे हैव,
या चैलेंज होगी या फिर वो स्ट्रीट पावर शो करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये अगर ये फैसला होता है और जस्टिस याहिया अफरीदी हल्फ उठा लेते तो इतना आसान नहीं है सर उनके लिए मामलात आगे चलाना, बिकॉज बहुत सारे लॉयर्स, आपको पता है कि कितने लॉयर्स ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, कितने लॉयर्स इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ हैं। ये बार शार के जो जिन बिके हुए इनको निकाल के, तो बहुत सारे लॉयर्स को ये बात हजम नहीं होगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हम लॉयर्स मूवमेंट चलाएंगे और उन्होंने कहा कि अगले दिन अगर कोई चीफ जस्टिस बनता है अदर देन मंसूर अली शाह, वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट। लेकिन ये अनफोल्ड होंगी चीजें तो हमें पता लगेगा कि किस तरह से अनफोल्ड होती हैं, क्या मोमेंटम बनता है इनका। 26 तारीख से ही अगर जस्टिस याहिया अफरीदी हल्फ उठा लेते हैं तो जब तक वो कोर्ट पहुंचेंगे उनको मीडिया का चैलेंज दरपेश होगा जो उनका सख्त नाक़िद होगा कि आप किस तरीके से आए हैं इस दफ्तर में। उनको वकला का चैलेंज होगा जो उनके खिलाफ तहरीक के लिए गेरअप हो रहे होंगे। और उनको कोर्ट में भी जो उनके एलाई जजेस हैं, अब तो वो उनमें कहलाएंगे कि ये एक की एलाई को स्टैब करके आए हैं। और जस्टिस मंसूर अली शाह जैसा ताकतवर जज जिसको मेजॉरिटी ऑफ जजेस की आज के दिन तक हमायत हासिल है, चाहे वो हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, वो डिफेक्टो चीफ जस्टिस बन के बैठे होंगे। आपने डिजोरे और डिफेक्टो में आपने फिर लड़ना होगा। अच्छा साहब, कितनी चौमाखी लड़ाई आप लड़ लेंगे। इसके साथ आप ये भी देखें कि हाई कोर्ट के वो 6 जजेस मौजूद हैं अभी जिन्होंने लेटर लिखा था, जिन्हें पता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपना पूरा टेन्योर गुजार दिया, वो केस पेंडिंग पड़ा है, नहीं हुआ। ये तमाम मामला 26वीं आईनी तरमीम इसी वजह से की गई है कि जस्टिस मंसूर ने उस केस में नाज़रीन रिमार्क्स दिए थे कि हम शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर गर्दन, अपनी जो गर्दन है वो रेत में दबाए नहीं बैठ सकते, हमें रिफॉर्मेशन करनी होगी, बुनियादी रिफॉर्मेशन करनी होगी, ग्रास रूट लेवल से करनी होगी। दैट मीन ही वॉज द जज जो कि ये सोच रहा था कि हमें अदलिया को मुत्तहिद करना है, अदलिया का एक ऐसा निज़ाम लाना है। एग्जैक्ट उनके रिमार्क्स ये थे कि हमें अदलिया के अंदर एक ऐसा मजबूत निज़ाम लाना होगा कि अगर उसके अंदर कोई इंटरवेंशन होती है तो अदलिया पूरी उसके बैक करे। यानी अगर हमारे किसी एज ए इंस्टीट्यूशन एग्जैक्टली कि अगर हमारे किसी सिविल जज को भी नीचे की मातहत अदालत में कोई फौजी या कोई अप्रोच करता है तो फिर हम ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि तमाम जजेस उनके साथ मुत्तहिद होकर खड़े हों, हाई कोर्ट उसके साथ खड़ी हो, सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो कि हमारा जज ठीक है, आप आइंदा इसकी मुदाखलत नहीं करेंगे। तो वो ये निज़ाम देने जा रहे थे। बेसिकली ये तमाम चीज़ें एकदम से नहीं हुई, उनकी ऑब्जर्वेशन से, उनके फैसलों से ये चीज़ देखी गई कि ये अगर आए तो कितने डैमेजिंग होंगे, ये आए तो हमारी फॉर्म 47 की पार्लियामेंट कोलैप्स कर जाएगी, ये आए तो इमरान खान साहब को हो सकता है बाहर निकाल दें, ये आए तो मिलिट्री कोर्ट में जो कैदी पड़े हुए हैं हो सकता है वो रिहा हो जाएं। तो ये तमाम चीज़ें तो होने नहीं देनी थी इसी वजह से। लेकिन असद साहब, ये जो मुझे बड़ा अफसोस है कि इस तमाम मामले में शहीद बेनज़ीर भुट्टो का बेटा सबसे आगे था, फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं, जो कि दाई बनते हैं वोट को इज्जत दो के, वो इस पेश थे वहाँ पे एक शेर पढ़ के ये कहते हैं इनकलाबी बन जाते हैं। लेकिन इस तमाम मामले में इसकी फॉर्म 47 की पार्लियामेंट की हकीकत जो रही सही थी ना, वो भी लोगों के सामने आ गई, लोगों को पता लग गया कि सारी गेम मिल मिला के हो रही है, एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ ऑन बोर्ड है। ये नाम, ये मुझे ये बताएं कि 1.5 घंटे इजलास में बैठे रहे, नाम पहले इनके पास आया हुआ था, 1.5 घंटे इजलास में बैठ के फॉर्मेलिटी पूरी करके आप आवाम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। एक ही चीज़ है इसमें, और वो ये है कि अब तहरीके इंसाफ को देखना है कि वो क्या करती है और लॉयर्स क्या करते हैं। ये मुझे तहरीक बनती नज़र आ रही है। लॉयर्स अगर इकट्ठे हो जाते हैं, एक मूवमेंट चलती है, तो अब एक बहुत उनके पास जवाज़ आ गया कि हमारे सीनियर जज को आपने लगाया नहीं है, वो सीनियर मेरिट पे भी पूरा उतरता था, सीनियरिटी पे भी पूरा था, आपने तीसरा बंदा लगा दिया, आईनी तरमीम आपने लोगों को डरा धमका के किया है, उनकी माएँ बहनें उठा के की हैं। तो देयर आर ह्यूज इशूज़, अभी ये मामला सेटल नहीं होने वाला। अगर जस्टिस याहिया अफरीदी हल्फ लेते हैं तो क्या ये यूं कहलाएगा कि इट मीन्स जस्टिस याहिया अफरीदी डे 1 से ऑन बोर्ड थे? वो जो तीसरी पोजीशन लेते थे, जो अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाते थे, ना आपके साथ जाते थे ना मेरे साथ जाते थे, ना अक्सरियत में जाते थे ना अकलियत में जाते थे, ठीक है? तो इट मीन्स वो डे 1 से मैसेज देते थे कि मैं किसी को नाराज़ नहीं कर रहा, ठीक है? और आर्टिकल 184(3) पे भी उनकी बड़ी अप्रीहेंशन थी उसके इस्तेमाल पर, ठीक है, सो मोटो पर। और फिर अब वो इस तरह के टेंटेड मैंडेट वाली पार्लियामेंट के बेनिफिशरी अगर बन जाते हैं, यानी कि 13 जनवरी के बेनिफिशरी बनते हैं, तो इट मीन्स वो अलाइंड थे इन सब चीज़ों के साथ, इसीलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया। क्या ये तासुर फिर लिया जाएगा, लोग ये बात करेंगे, इसको इस एंगल से देखा जाएगा?
बिल्कुल देखा जाएगा, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी वो जज हैं कि जिन्होंने बहुत सारी जजमेंट में उनका अगर इख्तलाफी नोट ना आता, वो किसी एक साइड पे होते तो बड़ा फैसला कुन रिजल्ट्स आते। जस्टिस याहिया अफरीदी की जजमेंट जो है उनके लिए अगर बेनिफिशरी बन रही है, और जस्टिस याहिया अफरीदी के सबसे बड़ा पॉइंट है, इसका मतलब 12 जुलाई को भी इसीलिए वो मेजॉरिटी का हिस्सा नहीं बने जस्टिस मंसूर अली मुझे शाह वगैरह मुझे के, क्योंकि वैसे उनका ये था कि असद यार साहब मुझे ये नहीं समझ आती कि ये जस्टिस याहिया अफरीदी हमेशा 1.5 इंच की अपनी मस्जिद बना के अलग खड़े हो जाते हैं। तो इस तमाम मामले का मकसद ये था कि अपनी इतनी इम्पार्शियलिटी शो करें कि आगे जाके जो है इसका वो जब सब कह के इतना होम्योपैथिक है, किसी को कुछ नहीं कुछ कहता नहीं यार, कहता कि- हमारे हम ही ले लें। अच्छा मुझे ये भी बताएं, क्योंकि आप भी कंबर कोर्ट्स कवर करते हैं करसे से, हम भी उधर घूम फिर रहे होते हैं, क्या आपको लगता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो फिलहाल इस फैसले के बाद सुपरसीड होते नजर आ रहे हैं, डू यू थिंक विल दे रिजाइन, क्या वो इस्तीफा देंगे या वो कंटिन्यू करेंगे और पुश बैक का हिस्सा देखिए, बनेंगे असद साहब, जो मैं बाहर से समझ गया मैं आपका। 2 सिनेरियोज रख देता हूँ नाज़रीन, वो उससे आप समझ जाएंगे। पहला सिनेरियो ये है कि देखें, जो सिस्टम में के हिस्से में नहीं रहता, यानी जस्टिस इजाज़ुल एहसन की बात करें, जस्टिस इजाज़ुल एहसन छोड़ के गए पीछे, उनके जो है जस्टिस मंसूर का 1 साल हमने सोचा कि बढ़ गया है, और जस्टिस इजाज़ुल एहसन बिल्कुल गेम से आउट हो गए। जो कमेटी थी उसकी तरतीब में भी जजेस कमेटी, तो हमेशा लड़ाई होती है सिस्टम के अंदर रह के। आप सिस्टम के अंदर रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में देखें, अगर ये 2 जजेस अगर गेम में रहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भी चांसेस हैं इनके बनने के, क्योंकि सीनियरिटी पे तो ये मौजूद हैं, और जुडिशल कमीशन में ने कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो करना है, बेंच बनाना है, तो उसमें इनके वोट मौजूद होंगे और ये वोट का अपने भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशनल जो ये जुडिशल वो है कमीशन है, उसमें 4 सीनियर जजेस का, 1 चीफ जस्टिस और 3 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो उसमें ये बतौर मौजूद होंगे, इनके 2 वोट्स हैं। अगर ये रिज़ाइन कर देते हैं, यानी ये सुपरसीड होने, जैसे हमारी आर्मी में है कि कोई भी सुपरसीड होता है तो वो रिज़ाइन कर जाता है, तो इसका मतलब है एंड ऑफ द गेम। क्योंकि नीचे से जो जजेस आ रहे हैं उनमें से आप पता है कि आपको वो किस कैंप में है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान किस कैंप के हैं, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल किस कैंप के हैं, फिर हम देखें नईम अख्तर तो खैर नीचे हैं, लेकिन ये 2 जजेस जो हैं 5वें और 6ठे नंबर पे अभी राइट नाउ है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट जजेस हैं, ये फिर ऊपर आ जाएंगे, उनकी अक्सरियत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब इस लड़ाई को वेल लेफ्ट करेंगे। आपको याद होगा कि जस्टिस मुनीब के इस्तीफे के बारे में भी बात हो रही थी जब जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने दिया था, लेकिन जस्टिस मुनीब ही इज ऑफ द पर्सन के उनका माइंड बड़ा तेज है, बड़ी वेरी स्ट्रांग हेड जज, बड़ा क्लियर हेड, और वो उन्होंने नहीं किया, उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, हालांकि सारी चमक गोइयाँ थी उस टाइम रिज़ाइन कर रहे हैं। मेरा ख्याल से अभी भी जस्टिस मुनीब फाइट करेंगे। जस्टिस मंसूर का देखना होगा बिकॉज ही इज़ द सीनियर मोस्ट, मेरा ख्याल से जस्टिस मंसूर फाइट करेंगे। आपकी भी मैं बल्कि इसमें जानना चाहूँगा कि आपकी ओपिनियन क्या है इसमें। मेरा ख्याल से सिस्टम के अंदर रह के फाइट करें। देखें, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में बनता है फॉर इंस्टेंस और ये जजेस नहीं भी आते, तो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान से लेके मिलिट्री कोर्ट्स की तक के लोगों की ज़मानतें आएंगी, और उन ज़मानतों पे फैसले बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई और बेंच तरतीब देता है, तो अभी मैं बताऊं आपको, जस्टिस मंसूर अली शाह के पास इस टाइम एज ऑफ नाउ सुप्रीम कोर्ट में जजेस की मेजॉरिटी है जो उनके साथ है। जस्टिस मंसूर शाह इस कैलिबर के बंदे हैं कि जो जजेस को मुत्तहिद करना जानते थे। जस्टिस मंसूर अली शाह की जो अपनी स्किल्स हैं, लोगों से राब्ते जो हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट भी जानती थी कि बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, और इस वजह से ये एक बहुत बड़ा उनके ख़िलाफ़ ये चीज़ गई है कि यार ये तो सबको मुत्तहिद कर लेगा, ये तो जो डिवीज़न हुआ है डिवाइड एंड रूल वो तो ख़त्म कर देगा बिल्कुल। तो मेरा ख्याल से जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं इस्तीफ़ा देना चाहिए, उनको इस सिस्टम में रह के फ़ाइट करनी चाहिए, क्योंकि असद साहब कल को अगर देखें कि कोई ऐसी तहरीक चलती है या आइनी तरमीम रिवर्स होती है, या फिर प्रेशर इतना स्ट्रीट से बनता है कि इन्हें नई तरमीम ला के कुछ चीज़ें रिवर्स करनी पड़ती हैं, तो जस्टिस मंसूर अली शाह का वहाँ पे चांस मौजूद होगा। तो लेट्स सी अब चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड होती हैं, फिर हमें पता लगेगा। इस्तीफ़े की ऑप्शन भी उनके पास मौजूद है, लेकिन मेरा ख्याल से लड़ाई इज़ अ बेटर ऑप्शन। मैं आपसे एग्री करता हूँ, और ये जो बात आपने एक हिंट की कि आप देखिए जस्टिस उमर था बंदयाल थे जब चीफ जस्टिस, तो उनके दौर में अदलिया में डिवीज़न थी, 8-7 का कैंप था, तो एक डिवाइडेड अदलिया मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को सूट करती थी। उन्होंने पंजाब और केपी में इलेक्शन नहीं होने दिए, उस फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, और वो अदालत कुछ नहीं कर सकी। चीफ जस्टिस कादी फैसला के दौर में अगेन एक डिवाइडेड हाउस था, तो मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया
इन 8 जजेस ने फुल कोर्ट में बैठ के, लेकिन उस पर आज के दिन तक 3 माह हो गए अमल दरामद नहीं हुआ। अगेन डिवाइडेड अदलिया थी, इस्टेब्लिशमेंट को सूट करती थी। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो अपने साथ मेजॉरिटी को कन्विंस कर सकते थे, उनमें ये पावर है कि वो मैनूवर कर लेते हैं। लाइक जब जस्टिस काजी फाइसा चीफ जस्टिस नहीं बने थे और उनके खिलाफ रेफरेंस आया हुआ था, तो उनको बचाने में मरकज़ी किरदार जस्टिस मंसूर अली शाह का था। उन्होंने मेजॉरिटी साथ मिला के इनकमिंग चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब को आउट नंबर कर दिया था। तो ये एक ऐसा थ्रेट था कि अगर वो जुडिशरी को यूनाइटेड कर लेते तो फिर तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए चैलेंज और भी ज़्यादा बढ़ जाता। अभी डिवाइडेड हाउस में इस्टेब्लिशमेंट को इतना चैलेंज दरपेश था कि 6 जजेस लेटर लिख रहे हैं, लाहौर से जजेस लेटर लिख रहे हैं, फलां लिख रहे हैं। तो अगर ये सब इकट्ठे हो जाते और कोई काजी फाइज ईसा जैसा जो अपरेंटली कंप्लिसिट है इस सब के अंदर, वो जज ना होता, जो उन जजेस को सुनता ही ना, उनका केस ही ना फिक्स करता, बल्कि उनको उल्टा ग्रिल करता कि तुमने लेटर लिखा कैसे, बल्कि वो उनके साथ मिल जाता, वो चीफ जस्टिस उनके साथ खड़ा हो जाता, तो फिर तो द पार्टी इज ओवर। जब भी डिजोरे और डिफेक्टो की लड़ाई होती है, एस्टेब्लिशमेंट डिफेक्टो है, डिजोरे सुप्रीम कोर्ट है, तो अल्टीमेटली हमेशा डिजोरे बगैर बंदूक के भी टैंकों और बंदूक के ऊपर प्रिवेल करता है। इफ्तिखार चौधरी एक जज थे, जब लड़ाई बढ़ी तो वो प्रिवेल कर गए, लेकिन उनके साथ भी मेजॉरिटी ऑफ जुडिशरी थी। काजी फाइसा के साथ मेजॉरिटी ऑफ जजेस भी नहीं थे, उसके बावजूद जब वो लड़े प्रिवेल कर गए। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है इस्टेब्लिशमेंट के लिए। इसीलिए इस अदलिया को कट टू साइज़ करने का फैसला हुआ, इस अदलिया को अंदर से डिवाइड करने का फैसला हुआ कि एक आईनी अदालत होगी, एक दूसरी होगी, और ये सब कुछ किया गया। और फिर खड़ा करके अब एंड में जस्टिस जाहिद अफरीदी जी, जस्टिस मंसूर अली शाह ने, ये सब बहुत देखने वाला होगा। लेकिन ये भी देखने वाला होगा कि अगर जस्टिस जाहिद अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीर अख्तर की कंसेंट से मौजूदा सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए हल्फ ले देते हैं और फिर उसके बाद वो इन आइनी पिटिशन्स के बारे में टेकअप करते हैं, कोई पिटिशन इन आइनी अमेंडमेंट्स के बारे में, और वो चीज़ें रिवर्स कर देते हैं और बाल वापस जस्टिस मंसूर अली शाह की कोर्ट में चली जाती है, तो फिर वो एक हीरो बन के भी उभर सकते हैं। लेकिन ये सब डिपेंड करता है वो क्या करना चाहेंगे। और एक बात आपको जहन में रखनी चाहिए कि अब क्या जस्टिस जाहिद अफरीदी, जिनके अभी 6 साल तकरीबन पड़े होंगे, अगर वो अपने टाइम पर चीफ जस्टिस बनते हैं सर्विस के, वो 6 साल छोड़ के वो 3 साल अभी इंजॉय करना चाहेंगे, और वो भी 3 साल वो गुनाह बेलज़्ज़त जिनमें उनके पास इख्तियार ही नहीं होगा। इख्तियार एक जुडिशल कमीशन जिसमें हुकूमत की जमातों को अक्सरियत हासिल है, उसका कंट्रोल बनाया हुआ आइनी बेंच है, उसके पास होगा। तो क्या वो CRPC के केसेस सुनने के लिए बनना चाहेंगे चीफ जस्टिस? ये देखने वाला चॉइस उनकी है। घोड़ा हाजिर है, मैदान खुला है, भगाना चाहेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ने घोड़ा खड़ा कर दिया है, उस पर बैठे भगाएं। हम सहाफ़ी हैं, हम स्क्रूटनी जारी रखेंगे, जैसे दीगर तमाम चीफ जस्टिस की अगर जस्टिस जाहिद अफरीदी होंगे तो उनकी भी करेंगे। और ये नहीं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह बन जाते तो हम उनको छोड़ देते, स्क्रूटनी जस्टिस मंसूर अली शाह की भी वैसे ही करते, जैसे अगर जस्टिस जाहिद अफरीदी बन गए तो उनकी करेंगे। लेकिन हाँ, फ़र्क ये होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह पहले अपने कुछ हफ्तों और माह में अपनी सिमत बताते कि उनकी सिमत क्या है, तो उसकी बुनियाद पर हम उनकी स्क्रूटनी शुरू करते। लेकिन जस्टिस जाहिद अफरीदी पहले दिन से स्क्रूटनी की नज़र में होंगे, उस पर रडार पर होंगे, क्योंकि वो एक कंट्रोवर्शियल तरीके से चीफ जस्टिस बने होंगे जिस पर उनकी स्क्रूटनी बहुत सख्त होगी। तो हम इस सब पर आपको अपडेट करते रहेंगे। कमर जदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने वक्त दिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।